अब तो जेडीयू के अंदर पहले से ही बगावत उठ रही थी। यहाँ पर कुछ लोग जो है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर नाराज हैं। वहीं पर ये देखा जा रहा है कि ऐसे मौके पर यानी जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है और इतने बड़े मुद्दे पर मुसलमानों के खिलाफ जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी। पूरे देश भर में एक मुद्दे को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी, वो था वक्फ बिल का मुद्दा। लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का जो समर्थन किया है, क्या इसका नुकसान इन्हें आने वाले वक्त में होगा? हालांकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ी खबर है कि जेडीयू के 4 बड़े मुस्लिम चेहरों ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। वे आरजेडी में शामिल हो गए। वे इसीलिए नाराज हुए क्योंकि नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों इस बिल का समर्थन किया। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि समर्थन तो कर दिया, लेकिन जो मुसलमान नाराज दिखाई दे रहा है, जो मुसलमान वोट निकल रहा है नायडू नीतीश के हाथ से, क्या इसको बचाने के लिए अब बड़ा फैसला नीतीश नायडू को करना पड़ेगा? वो फैसला क्या है? वो फैसला एनडीए से अलग होने का है। और आखिरकार क्या स्ट्रेटेजी नायडू और नीतीश की रहेगी? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और अब्बास भाई, लोकसभा में भी ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, लेकिन ऐसे में मुस्लिम वोटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या नीतीश और नायडू के हाथ से छटक रहा है? हालांकि ये देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू बहुत सोच समझकर खेल भी रहे हैं, लेकिन जो जेडीयू के 4 बड़े चेहरे जो उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और वे आरजेडी की तरफ गए, तो इसका क्या ये माना जाए कि नीतीश की सत्ता खतरे में है, कुर्सी खतरे में है, और अगर वोट बैंक बचाना है और अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो उन्हें एनडीए से अलग होना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पर नीतीश कुमार का सत्ता ही खतरे में नहीं है, कुर्सी ही खतरे में नहीं है, बल्कि राजनीतिक भविष्य जो है वो पूरा का पूरा खतरे में है। एक तरफ तो जेडीयू के अंदर पहले से ही बगावत उठ रही थी। यहाँ पर कुछ लोग जो है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर नाराज हैं। वहीं पर ये देखा जा रहा है कि ऐसे मौके पर यानी जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है और इतने बड़े मुद्दे पर मुसलमानों के खिलाफ जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले देखा गया कि इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार ने की, चिराग पासवान ने की, और मुस्लिम संगठनों ने खुलेआम उसका बहिष्कार किया। और उसके बाद में यानी पहले तो उन्होंने चिता दिया कि अगर आप समर्थन करेंगे तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे, और खाली चिताया ही नहीं, जिस तरह से ये इस्तीफों की झड़ी एक के बाद एक लगी हुई है और 4 बड़े नेता अब तक छोड़ चुके हैं, तो इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि मुसलमान अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाले हैं। और अगर मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे तो जो पिछली बार सीटें आई थी 43-44, मुझे लगता है कि इस बार 20 पर ही सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि हमेशा मुस्लिम, ओबीसी और पिछड़ी जाति का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा। इन्हीं के बल पर वो सत्ता में आते रहे। अगर मुसलमानों का वोट बैंक बिछड़ जाएगा, एक साथ हाथ से निकल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार वापस सत्ता में आने वाले हैं। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर को कवर किया है कि लोकसभा में कितना प्रतिशत वोटिंग का रहा, राज्यसभा में कितना प्रतिशत वोटिंग का रहा, और इसी में मेरा एक सवाल फिर ये भी रहेगा कि क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने समर्थन तो कर दिया लेकिन मुसलमान वोट बैंक नाराज होता नजर आएगा, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी नीतीश नायडू अपना रहे हैं? देखिए, मैं आपको नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार एक तरीके से मजबूर हो चुके हैं। उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लल्लन सिंह जो हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर नीतीश कुमार यहाँ पर मुसलमानों का समर्थन करते हैं या वक्फ के मुद्दे पर वो बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं डालते, तो लल्लन सिंह यहाँ पर बगावत करने पर तुले हुए हैं। तो नीतीश कुमार के साथ में एक साथ कई सारे चैलेंज हैं, पार्टी को बचाना भी है, मुसलमानों को जोड़े रखना भी है, और तमाम स्ट्रेटेजी हैं। अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या जो गलती उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन करके की है और जो नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्या इससे पहले जैसे आपने सवाल किया कि क्या उनके पास में अब एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि वोट डाल के वो फंस तो चुके हैं, अब वो वोट वापस तो ले नहीं सकते, वो बिल तो पास हो गया, बिल वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उनको अपने आप को साबित करने के लिए कि वो मुसलमानों के साथ में है, सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है कि एनडीए के साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में आना। और वहीं पर अगर यहाँ पर नायडू की बात कर लें तो नायडू को इतना खास नुकसान इसका नहीं पहुंचेगा जितना नुकसान यहाँ पर चिराग को और नीतीश
को पहुंचने वाला है। नायडू को इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि अभी 2024 में ही आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं और 5 सालों के लिए वो मुख्यमंत्री बन गए, और जब तक कई और ऐसे मुद्दे आएंगे जहां मुसलमानों का समर्थन करने की बात होगी तो बाद में समर्थन करके नायडू जो है वो वापस मुसलमानों के मसीहा बन सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास में ऑप्शन नहीं है और समय भी नहीं है क्योंकि लगभग 6-7 महीने का समय जो है बिहार चुनाव में बचा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात समय की होती है, और चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने बिजनेस की तरह इस पूरे प्रकरण को खेला है। यानी अभी माल बटोरने की बात चल रही है, माल बटोरने का वो चल रहा है, बीजेपी को खुश करने की बात चल रही है, किसी भी तरह से बीजेपी से नाराज नहीं होना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इस विषय पर सोचना चाहिए था कि मुसलमानों का समर्थन करना है या फिर नहीं करना है। बस भाई थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए कि लोकसभा में क्या मेजोरिटी रही है बिल को लेकर, राज्यसभा में क्या मेजोरिटी रही है, और दूसरा एक मेरा इसमें ही सवाल रहेगा कि मुसलमानों के समर्थन में होने की बात करना और फिर उनसे अलग अबू आजमी ने एक बयान दिया था कि जो बिल का समर्थन कर रहे हैं वो नकली हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो असली हैं। तो जिस तरीके से जो समर्थन किया है, ये समर्थन करना क्या ये बताता है कि मुसलमानों के साथ गद्दारी नीतीश नायडू ने की है, और वोटिंग का क्या राज्यसभा और लोकसभा में मतलब प्रतिशत देखने को मिला है? देखिए ये हमारे दर्शकों को मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत की जरूरत होती है, और लोकसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 272 क्योंकि 543 सांसद हैं। टोटल जितने सांसद होते हैं उससे आधे से एक ज्यादा को मिलाकर के बहुमत मिलता है। 543 में 272 पर बहुमत होती है, और जिसमें बीजेपी को यानी एनडीए को पूरा जो इस बिल पर समर्थन मिला वो 288 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि इसके विपक्ष में देखा जाए तो 232 ही वोट पड़ पाए। वहीं पर राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा में जो बहुमत का आंकड़ा था वो 118 था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 128 वोट जो है वो राज्यसभा में यहां पर बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दिए, जबकि विपक्ष में सिर्फ 95 वोट ही पड़ पाए। हालांकि अगर पूरी बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी को यह बिल पास कराना आसान नहीं था क्योंकि पूरे एनडीए के पास में मिलाकर भी देखा जाए तो 113 ही सांसद थे, जिसमें 6 सांसद जो है वो मनोनीत राष्ट्रपति के तरफ से होते हैं और आमतौर पर वो जो है सरकार के समर्थन में ही वोट करते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुमत था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 128 सांसदों का वोट मिलना कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो और दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की है। उसमें किस किस का नाम है वो अभी साफ खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कौन कौन से ऐसे दल हैं और क्या वो समर्थन आगे भी जारी रहेगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें, सारे मुसलमानों की नजरें और पूरे देश की जनता की नजरें जो हैं टिकी हुई हैं कि क्या अब वो बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे या फिर अगर साथ में रहते हैं तो अगले चुनावों में क्या बड़े उलटफेर होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और वाकई ये देखना होगा कि नीतीश और नायडू का अगला बड़ा कदम क्या रहेगा, लेकिन क्या बिहार चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। और ऐसे में मुसलमानों की जो नाराज़गी, और मैं बात कर रहा था 4 बड़े जो मुस्लिम चेहरे जिन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ा, क्या इसकी वजह से नीतीश की पार्टी को बड़ा झटका लगाएगा? इस मुद्दे पर आपके क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।